गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम लोग संज्ञा के बारे में जानेंगे, संज्ञा के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो बच्चों, संज्ञा शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सम जोड़ ज्ञा। संज्ञा, संज्ञा शब्द का कोशगत अर्थ होता है नाम, अर्थात संज्ञा शब्द कहने से आशय है नाम से। किसी भी नाम को, एनी नेम इज कॉल्ड नाउन, किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। चाहे वो वस्तु का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, भाव का नाम हो, द्रव्य का नाम हो, कोई भी नाम हो, उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि रंगों का जो नाम होता है वह संज्ञा नहीं होता है। ये नोट कर लीजिए, रंगों का नाम जो है वह संज्ञा नहीं है। तो यह अपवाद में है। तो किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को दो आधार पर बांटा गया है, एक पुराने हिंदी व्याकरण के आधार पर और दूसरा आधुनिक हिंदी व्याकरण के आधार पर। बच्चों, यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। हो सकता है आपके किताब में एक ही आधार दिया हो, ये पुराने आधार पर ही 5 भेद दिया हो, इसलिए इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। आपके पुस्तक में जो दिया है वही पढ़ना है, ठीक है? लेकिन व्यापक ज्ञान के लिए आपको दोनों आधार में बता देता हूं कि पुराने व्याकरण के आधार पर 5 तरह के इसके भेद बताए गए हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा द्रव्यवाचक और 5वां भाववाचक। बच्चों, मैंने इसके क्रम को थोड़ा सा चेंज किया है, बदला है, ताकि आपको ये जो आधुनिक हिंदी व्याकरण के आधार पर बताया गया है भेद, व्यक्तिवाचक, गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा, इसको समझाने के उद्देश्य से ही मैंने इसके क्रम को थोड़ा सा बदल दिया है। क्योंकि पहला दोनों में कॉमन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा आधुनिक हिंदी व्याकरण के आधार पर भी और प्राचीन हिंदी व्याकरण के आधार पर भी है, और ये दूसरा जो है जातिवाचक और समूहवाचक, की दोनों को मिला करके गणनीय संज्ञा बना है, और द्रव्यवाचक और भाववाचक को मिला करके अगणनीय संज्ञा बना है। इसलिए यहां क्रम को मैं बदला हूं। तो सबसे पहले जानते हैं व्यक्तिवाचक। जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति या वस्तु का पता चलता है या बोध होता है, इसको कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम कहने से किसी खास आदमी का बोध होता है, पटना कहने से किसी खास जगह का बोध होता है, गंगा कहने से किसी खास नदी का बोध होता है। इसलिए ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अंग्रेजी में इसको प्रॉपर नाउन कहा जाता है। अंग्रेजी में भी 5 भेद है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये भेद भी है प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो आप अंग्रेजी में भी सीख सकते हैं इस चीज को, सेम चीज है। जातिवाचक संज्ञा से किसी खास का बोध नहीं होकर के ऐसा संज्ञा शब्द जिसे किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध न होकर के उसके पूरे जाति का बोध होता है। जैसे लड़की कहने से किसी खास लड़की का बोध नहीं होता है, पूरी लड़की जाति का बोध हो जाता है। लड़का कहने से किसी खास लड़का का बोध नहीं होता है, पूरे लड़का जाति का बोध हो जाता है। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, जैसे लड़का, लड़का, लड़की, नदी, ये सब शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इससे किसी खास का बोध नहीं होता बल्कि उस जाति का बोध होता है। तीसरा है समूहवाचक। एक ही प्रकार के वस्तुओं और पदार्थों के समूह को समूहवाचक कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं सेना, तो सेना कहने से जो आर्मी के जवान होते हैं सिर्फ उनका बोध होता है। गुच्छा, अगर फूलों का गुच्छा है तो उसमें सारे फूल होंगे। चाबी का गुच्छा है तो उसमें सब चाबी होगा, यानी एक ही प्रकार के वस्तु का वो समूह हुआ। तो ये समूहवाचक है, जैसे सेना, दल, गुच्छा आदि। तीसरा है द्रव्यवाचक।
ऐसे संज्ञा शब्द या ऐसे पदार्थ जिनको मापा या तोला जा सके, ऐसे पदार्थ जिनको मापा या तोला जा सके, इसको कहा जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे दही, दूध, पेट्रोल, डीजल, घी आदि। ये सब सभी को हम क्या करते हैं, मापते या तोलते हैं। किलो में वजन करते हैं या फिर लीटर में मापते हैं। जैसे पेट्रोल को लीटर में मापते हैं, दूध को लीटर में मापते हैं, दही को किलो में वजन करते हैं। तो इस तरीका से ऐसे पदार्थ जिनको मापा या तोला जा सके, गेहूं, दही, चीनी, आटा, मैदा, ये सारे के सारे क्या है, द्रव्यवाचक है। और भाववाचक, भाव का बोधक, ऐसे संज्ञा शब्द जिसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे संज्ञा शब्द को क्या कहा जाता है, भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे सुंदरता, सुंदरता को हम अनुभव कर सकते, देख सकते हैं, लेकिन उसको शब्दों के द्वारा बयां नहीं कर सकते, शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। उसी तरह से मिठास है। अब मिठाई है तो मीठी है, लेकिन हम सिर्फ यह बता सकते हैं कि मिठाई जो है मीठी है, इसको हम शब्द के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जो खाने वाला आदमी होता है वही उसके मिठास को अनुभव करता है। तो ऐसे शब्द जिसका हम सिर्फ अनुभव करते हैं, महसूस कर सकते हैं, ऐसे शब्दों को भाववाचक कहा जाता है। अब बच्चों यहाँ ध्यान देने की बात है कि इसमें आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ लिया, क्योंकि दोनों में कॉमन है। ये पुराने हिंदी व्याकरण के आधार पर है, प्राचीन व्याकरण, और ये आधुनिक व्याकरण के आधार पर है। ये भी इसको तो आपने पढ़ लिया, दोनों में कॉमन है। अब देखिए गणनीय, इसके लिए अंग्रेजी में शब्द आता है काउंटेबल। ऐसे संज्ञा शब्द जिसको हम गिन सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये गिनती कर सकते हैं। अगर 10 लड़का है तो उसकी गिनती कर सकते हैं, 50 आदमी है गिनती से, पूरे विश्व की आबादी कितनी है उसको हम गिन सकते हैं। तो जातिवाचक, समूहवाचक, एक गुच्छा में कितने चाबी हैं, या एक गुच्छा में कितने फूल हैं, या सेना के जवान कितने हैं, इन सब की संख्या का पता लगाया जा सकता है, इसको हम गिन सकते हैं। इसलिए जातिवाचक और समूहवाचक शब्दों को मिला करके गणनीय संज्ञा बना, काउंटेबल, जो गिनती करने के योग्य हो, जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे लड़की की संख्या कितनी है गिन सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। लड़का का संख्या कितना है वो गिन सकते हैं। नदी की संख्या कितनी गिन सकते हैं। सेना, दल, गुच्छा, ये सारे चीजों की हम गिनती कर सकते हैं। ये गणनीय संज्ञा। और अगणनीय क्या है, अनकाउंटेबल, जिसको हम गिनती नहीं कर सकते, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, उसको अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। जैसे द्रव्यवाचक, प्रभाववाचक, इसमें जो शब्द होते हैं उसकी हम गिनती नहीं कर सकते। जैसे दूध को कोई गिन सकता है, नहीं गिन सकता है। पेट्रोल को कोई गिन सकता है, नहीं गिन सकता है। मिठास को कोई गिन सकता है, नहीं गिन सकता है। सुंदरता को कोई गिन सकता है, नहीं गिन सकता है। तो इस तरह के जो शब्द हैं, संज्ञा शब्द हैं, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है, ऐसे शब्दों को अगणनीय संज्ञा कहा जाता है। तो बच्चों, आशा करता हूं कि आज के इस विषय को हम लोगों ने अच्छी प्रकार से समझा, और अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो आप कमेंट करेंगे। धन्यवाद।